हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं DSSSB 2026 एग्जाम जो कल से शुरू होने वाला है उससे रिलेटेड कुछ अर्थमेटिक एबिलिटी और रीजनिंग के क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया है और सारे क्वेश्चंस को मैंने डिटेल से सॉल्व किया है। तो आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ 1 is added to the denominator of a fraction, the fraction becomes 1/2, and if 1 is added to the numerator, the fraction becomes 1. So the fraction is, तो हम चलिए अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा फ्रैक्शन जो है वो x/y है। तो पहले स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर तो हमारा y है, तो अगर डिनोमिनेटर में हम 1 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन बनता है मेरा 1/2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 2x इक्वल टू वाई प्लस 1, और फिर इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये मेरा पहला इक्वेशन है। दूसरा बोल रहा है 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर तो x है, तो x प्लस 1 बाई वाई इट विल बी 1। इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x प्लस 1 इक्वल टू वाई, और फिर हम लिख सकते हैं y माइनस एक्स इक्वल टू 1। ये नंबर 2। अब हम ऐड कर देते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, तो 2x माइनस वाई प्लस वाई माइनस एक्स इक्वल टू 1 प्लस 1। माइनस वाई प्लस वाई जीरो होगा, 2x माइनस एक्स इज x, सो हमारा आ गया x इक्वल टू 2। अब हम सेकंड इक्वेशन में अगर हम x का वैल्यू 2 डालेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू 1, तो y होगा 1 प्लस 2 विच इज 3। अब हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन था x बाई वाई, x है 2, y है 3, तो फ्रैक्शन हो गया 2/3। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा है। मैं पूरे एक एक स्टेप्स को मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरा वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके। अब चलिए क्वेश्चन 2 करते हैं। What is the product of 0.03 into 0.003 into 3 into 0.00003 into 0.3? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, पहला स्टेप इग्नोर करना है डेसिमल को। तो डेसिमल अगर हम इग्नोर करेंगे तो ये हमारा 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है। तो 5 टाइम्स 3 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आएगा 243। ठीक है। अब हमें डेसिमल पॉइंट लगाना है, तो डेसिमल प्लेस फाइंड आउट करते हैं। डेसिमल प्लेस मतलब आफ्टर डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 1 है। तो अब ऐड कीजिए, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 1 12। तो अब इस नंबर में डेसिमल पॉइंट ऐसे डालना है ताकि उसके बाद 12 डिजिट हो। तो 1 2 3 डिजिट है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये है हमारा नंबर 3 3 6 3 9 जीरो है। अब किसमें 9 जीरो है, 3 3 6 3 3 6 3 9, पहले ही ऑप्शन इसका होगा। ठीक है। अब दूसरा भी देख लेते हैं। 3 3 6 यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 3 6 3 9 यहाँ पे 10 है, 3 3 6 यहाँ पे 7 है। तो ये तो सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं होगा, फर्स्ट होगा इसका ऑप्शन। क्वेश्चन 3, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:7 such that their LCM is 175. फाइंड द HCF ऑफ दोज नंबर्स। तो यहाँ जो नंबर दिए है ना, ये रेशियो में दिए हैं, तो हम मान लेते हैं रेशियो हमारा x है। तो पहला नंबर हो गया हमारा 5x और दूसरा नंबर हो गया हमारा 7x। अब हमने एक रिलेशन पढ़ा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मान लेते हैं हमारा नंबर है a और b, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, HCF। अब इन दोनों को अगर हम देखें 5x और 7x, तो इसमें मेरा HCF तो x ही है यहाँ पे। ठीक है। और मेरा नंबर है 5x इंटू 7x इक्वल टू x इंटू 175। सो यहाँ से आ गया 35x² इज इक्वल टू x इंटू 175, और 1x कैंसिल होगा तो x का वैल्यू आ गया 175/35। इसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5। तो आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट, p इक्वल टू 24, q इक्वल टू 2, r equal to 4. If p varies directly as the square of q,
and inversely as the square of r, then what is the value of p for q equal to 4 and r equal to 8. अब ये दिया है p varies directly as the square of q, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे p varies, ये directly proportional square of q. फिर बोला है p is inversely proportional to the square of r. Inversely proportional मतलब 1 by r square. अब दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारा कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, और ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन अगर हम हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा. अब हम क्या करेंगे, जो पहला जो वैल्यू दिया है इससे हम k का वैल्यू निकालेंगे. तो p is 64 इक्वल टू k इंटू क्यू स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर 4 और r स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर 16. तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा k का वैल्यू आएगा 64 इंटू 4 256. अब हम क्या करेंगे, इसी वाले इक्वेशन में q का वैल्यू 4, r का वैल्यू 8 और k का वैल्यू 256 डालेंगे और p का वैल्यू निकालेंगे. तो k तो 256 मिल गया, q is 4 तो 4 स्क्वायर 16 एंड r स्क्वायर इज 64. ठीक है, 16 टाइम्स 4 और 256 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16. तो यहाँ से मेरा थर्ड ऑप्शन इसका आंसर आ रहा है. If 81x square minus 126xy plus 49y square equal to 0, find the ratio of y is to x. तो जैसे ही आप ये देखेंगे ना, इसको ये एक आइडेंटिटी है क्योंकि 81 तो 9x होल स्क्वायर है, मतलब इसको हम आइडेंटिटी में फिट कर सकते हैं. 49 है हमारा 7y स्क्वायर, तो a स्क्वायर और b स्क्वायर तो मिल गया. अब -2 इंटू 9x इंटू 7y अगर हम करते हैं, 2 इंटू 9 18, 18 इंटू 7 126. ठीक है, तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया. ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 9x माइनस 7y होल स्क्वायर इक्वल टू 0. इसका मतलब 9x माइनस 7y इक्वल टू 0. तो 9x का वैल्यू होगा 7y के इक्वल और हमको निकालना है y बाई x. ठीक है, तो y बाई x को इधर ट्रांसपोज किए RHS में और 7 को LHS में, तो आ जाएगा आंसर 9/7, मतलब सेकेंड ऑप्शन 9:7. Next question is the population of a town is 789640. If it increases at a rate of 8% per annum, then what is the population after 2 years? ये ना कंपाउंड इंटरेस्ट का एक एप्लीकेशन है. उस फॉर्मूला को हम डायरेक्टली इस तरह के इंक्रीज या डिक्रीज फाइंड आउट करने में निकाल सकते हैं. तो पॉपुलेशन आफ्टर 2 years फॉर्मूला होगा प्रेजेंट पॉपुलेशन जो कि p है इंटू 1 प्लस r बाई 100 होल n. n मतलब टाइम. यहाँ तो प्रेजेंट पॉपुलेशन है 78961234, 1 प्लस 8 बाई 100 और यहाँ पे टाइम है 2 years. सो 4 2 जा 8, 4 टाइम्स 25, तो यहाँ से आ गया 7896. अब इसको हम लिखते हैं 100 इंटू 100 इंटू इसको अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 27/25 और उसका होल स्क्वायर है, इसका मतलब हमें 2 टाइम्स लिखना है. अब देखिए मैंने इसको 100 इंटू 100 क्यों लिखा, क्योंकि मुझे मालूम है कि डिनोमिनेटर यहाँ 25 आएगा और 25 टाइम्स 4 इज 100. तो ऐसे आप सोच करके अपना कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो 25 टाइम्स 4, यहाँ भी 25 टाइम्स 4. अब इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 92098944, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन है. ठीक है, नेक्स्ट. If A's salary is 17% more than that of B's salary, then how many percent is B's salary less than A? तो मान लेते हैं कि B का जो सैलरी था वो 100 रुपीज था, तो A का सैलरी कितना होगा 100 प्लस 17% ऑफ 100. ठीक है, इसका मतलब A का सैलरी है 117. अब हमको निकालना है कि क्या परसेंट है B सैलरी का लेस का. तो परसेंटेज डिक्रीज का क्या होता है, पहले हम डिक्रीज इन द अमाउंट फाइंड आउट करेंगे. 117 माइनस 100 और हमको कंपेयर किससे करना है, A से. ओरिजिनल विल बी A. 117 इंटू 100, तो यहाँ से आएगा 17/117 इंटू 100, तो 1700 डिवाइडेड बाई 117, तो
तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 14.53%, जो कि आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट, if the average of 4 consecutive even number is 59, then what is the largest number? तो आप यहाँ से देखें कि 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हम कैसे लेंगे। अगर पहला नंबर x है तो दूसरा होगा x प्लस 2, तीसरा होगा, अब x प्लस 2 में फिर से 2 ऐड करेंगे x प्लस 4, चौथा होगा x प्लस 4 में फिर से 2 ऐड करेंगे x प्लस 6। हम 2 क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि आप कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर लेंगे उनका डिफरेंस 2 होता है। अब क्या दिया है, इन 4 नंबर का एवरेज 55 है, तो एवरेज कैसे निकालेंगे? सम ऑफ द नंबर डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। ठीक है, तो ये तो सम हो गया, डिवाइडेड बाय कितने नंबर है? 4। इसका एवरेज क्या है? 55। फिर इसको न्यूमरेटर में हम ऐड करेंगे, x प्लस एक्स 4 टाइम्स x है, सो 4x, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12 इक्वल टू 55 इंटू 4। तो यहाँ से आएगा 4x इक्वल टू 55 इंटू 4 इज 220 माइनस 12, प्लस 12 को मैंने ट्रांसपोज कर दिया, तो 4x होगा हमारा 208। तो यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा 208 डिवाइडेड बाई 4, जो कि होगा 52। बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच इज द लार्जेस्ट नंबर? लार्जेस्ट नंबर तो x प्लस 6 है, मतलब 52 प्लस 6 होगा 58। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ए मैन प्लेज 21 इनिंग्स ऑफ क्रिकेट, the average runs of 21 inning is 4 runs more than average run of 20 innings. Then it is given he scored 95 runs in 20 first innings. What is the average of all the innings? तो क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है? एवरेज रन ऑफ 21 इनिंग्स इज, ठीक है, एवरेज ऑफ 20 इनिंग्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑल दी 20 इनिंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इनिंग्स। ठीक है, तो एवरेज ऑफ 20 इनिंग्स हम फाइंड आउट करेंगे टोटल ऑफ 20 इनिंग्स डिवाइडेड बाय 20। तो यहाँ से हमें मिलेगा टोटल ऑफ 20 इनिंग्स विल बी 20 इंटू एवरेज ऑफ 20। उसी तरह टोटल ऑफ 21 इनिंग्स होगा 21 इंटू एवरेज ऑफ 21। ठीक है, एक और रिलेशन क्या दिया है, एवरेज ऑफ 21 इनिंग इज 4 मोर देन एवरेज ऑफ 20 इनिंग्स, और ये भी दिया है 21st इनिंग में 95 रन मिला है, मतलब टोटल ऑफ 21 इनिंग ये कह सकते हैं 20 इनिंग प्लस 21st इनिंग में कितना लिया? 95। ठीक है, अब हम सारा वैल्यू यहाँ पे डालते हैं। T21 इज 21 इंटू एवरेज ऑफ 21, T20 इज 20 इंटू एवरेज ऑफ 20 प्लस 95। फिर हम एवरेज ऑफ 21 यहाँ पे निकाला है ना, एवरेज ऑफ 20 प्लस 4 इक्वल टू 20 टाइम्स एवरेज ऑफ 20 प्लस 95। यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 21 टाइम्स एवरेज ऑफ 20 प्लस 84 इक्वल टू 20 टाइम्स एवरेज ऑफ 20 प्लस 95। अब हम 20 टाइम्स एवरेज ऑफ 20 को इस तरफ लाके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 21 माइनस 20 तो 1 बचेगा, तो एवरेज ऑफ 20 मिल जाएगा हमारे 95 माइनस 84, और यहाँ से आया आंसर 11। बट हमें निकालना है एवरेज ऑफ 21 इनिंग। एवरेज ऑफ 21 इनिंग यहाँ से एवरेज ऑफ 20 प्लस 4, मतलब 11 प्लस 4 15। तो आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, a shopkeeper increased the price of an article by rupees 1710, then he made a profit of 6% instead of making a loss of 13%. What is the cost price of the article? ठीक है, तो हम मानते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल था x, लेट कॉस्ट प्राइस बी x। अगर प्रॉफिट अगर 6% है, ठीक है, तो प्रॉफिट अमाउंट हमारा हो जाएगा 6% ऑफ x। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ से आ गया x प्लस 6 बाई 100 इंटू एक्स, और हमें आएगा 106x बाई 100। ठीक है, अगर लॉस होता है 13% का, तब हमारा लॉस अमाउंट इज ऑल्सो 13
परसेंट ऑफ एक्स, तो हमारा यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस होगा वो होगा कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, मतलब x माइनस 13x/100, और 100 माइनस 13 अगर करेंगे तो आएगा 87x/100। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, a shopkeeper increase the price when shopkeeper increase the price of an article by 1710, he made a profit of 6% instead of making a loss of 13%। इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज 1710। तो इस इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, 1710। क्यों हम सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि बोल रहा है वो सेलिंग प्राइस जब इंक्रीज कर दिया तब उन्हें 1710 का प्रॉफिट हुआ, तो इसीलिए हम सेलिंग प्राइस बोथ कंडीशन में निकाले। अब उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो और यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 19x/100, 100 को हम RHS में ट्रांसपोज करेंगे तो डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो जाएगा, तो x होगा 1710 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 19, 19 टाइम्स 90 एंड 90 इंटू 100 होता है 9000। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट, P sells to Q an article at 15% profit, Q sells it to R at 20% loss, R sells it to S at 25% profit, and finally T receives it at 3,20,896 where S makes 9% profit. What is the amount that P paid for it? तो इसका ना शॉर्टकट तरीका है, P जो पे किया उसका अमाउंट को हम P ही मानते हैं, P इंटू जब P Q को सेल किया प्रॉफिट था, इसको हम लिखेंगे 100 प्लस प्रॉफिट, फिर जब Q सेल किया तो लॉस था, लॉस में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 100 माइनस 20/100, जब R सेल किया तो प्रॉफिट था तो अगेन ऐड करेंगे 100 प्लस 25/100, एंड जब S सेल किया तो 9% प्रॉफिट था तो 100 प्लस 9/100, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 320896। अब हमें बस इसको सॉल्व कर देना है, तो P इंटू 1.15 इंटू 0.80 इंटू 1.25 इंटू 1.09 इक्वल टू 320896। देखिए इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये सारे को तो हमारा आंसर आएगा P इंटू 1.2535 इक्वल टू 3,20,896। अब हम P का वैल्यू निकालने के लिए इसको हम डिवाइड कर देंगे 2535 और डिनोमिनेटर से डेसिमल हटाने के लिए, डेसिमल के बाद 4 डिजिट है तो 4 0 यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा मेरा 2,56,000 ऑप्शन 3। ठीक है, नेक्स्ट, the shopkeeper marked a good at 34% over its cost price. After that, he gave a 40% discount. Did he make a loss? What is the percentage of such profit or loss? तो मान लेते हैं cost price 100 था, तो mark price क्या है 100 plus 34% of 100। ठीक है, तो यहाँ से हमारा mark price आ जाएगा 134। तो selling price क्या होता है, mark price माइनस डिस्काउंट, और डिस्काउंट हम किस पे देते हैं मार्क प्राइस पे, तो हो गया 134 माइनस 40% ऑफ 134। ठीक है, अब हम 134 कॉमन ले लेते हैं तो आ गया 1 माइनस 40/100, 1 माइनस 40/100 होता है 60/100, 60/100 मतलब 0.60। तो यहाँ से हमारा सेलिंग प्राइस आ गया 80.4। कॉस्ट प्राइस था 100 रुपीज, सेलिंग प्राइस है 80.4, तो ये तो लॉस है, तो पहला हो गया लॉस। अब लॉस परसेंटेज निकालेंगे तो 100 माइनस, पहले लॉस कितना हुआ 100 माइनस 80.4 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है, 100 माइनस 80.4 इज 19.6%, तो आंसर हो गया यहाँ से थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, if 7 lakh becomes 8,24,057.5 in some time at 8.5% per annum, what is the duration for which the sum has been compounded in years? तो
तो पहले हम अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला होता है, देखिए ये प्रिंसिपल दिया है, ये अमाउंट दिया है, ठीक है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1+R/100 होल n। अमाउंट इज 824057.5 और ये है 12345 1 प्लस 8.5/100 होल n। फिर 82405 डिवाइडेड बाई इक्वल टू 1 प्लस 108.5/100 होल n। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 1.177225 इक्वल टू 1.085 होल n, ठीक है। 1.177225 जो है ये 1.085 का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हमें मिल गया n का वैल्यू जो है वो 2 इयर्स है। तो आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट, find the number of spheres of radius 1.4 centimeter that can be made from a big sphere of diameter 42 centimeter। तो जब diameter 42 है तो radius होगा 21। Number of spheres, volume of big sphere divided by volume of small sphere। So big sphere 4/3 pi, कैपिटल R मैं बड़े वाले के लिए ले रही हूँ और स्मॉल r में छोटे वाले। 4/3 पाई कैंसिल, यहाँ से हो गया 21 इंटू 21 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। अब डिनोमिनेटर में डेसिमल हटाने के लिए मैं 10 इंटू 10 इंटू 10 करूंगी और न्यूमरेटर में भी 1000 से मल्टीप्लाई। तो आ गया 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 1000 को लिख देती हूँ मैं 10 इंटू 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई, अब 1.4 इंटू 10 इज 14, तो ये सारा 14 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, तो सारे को ऐसे ही सिंप्लीफाई करेंगे। फिर 2 टाइम्स 5, 2 टाइम्स 5 और यहाँ भी 2 टाइम्स 5। सो ये हो गया 27 इंटू 125, ठीक है। 7 5 ज़ा 35, यूनिट प्लेस 5 केवल एक ही जगह पे है, तो 3375 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, P and Q can do a work in 6 days. Q and R can do the same work in 8 days. While R and P can do it in 10 days. They did the work for 3 days and then P left. How long will Q and R take it if they work together? तो पहले फाइंड आउट करते हैं P और PQR टुगेदर कितने दिन में करते हैं। तो P प्लस Q का 1 डे का वर्क होगा 1/6, Q प्लस R का 1 डे का वर्क होगा 1/8 और R प्लस P का 1 डे का वर्क होगा 1/10। अब ये तीनों को ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/10। यहाँ से LCM आ जाएगा हमारा 120, तो 20 प्लस 15 प्लस 12 47/120। तो ये तो 2 टाइम्स था। 1 टाइम के लिए क्या होगा, P प्लस Q प्लस R, ये हो जाएगा 47/120 इंटू 2 240। ये 1 डे का वर्क था। अभी हमें उसने क्या किया, 3 वर्क डन इन 3 डेज, 3 डेज दे वर्क टुगेदर एंड देन P लेफ्ट। सो वर्क डन इन 3 डेज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो 1 डे के वर्क को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 इंटू 47/240। इसका मतलब 47/80 वर्क डन है। कितना रिमेनिंग वर्क है, तो जो रिमेनिंग होगा 1 माइनस 47/80। तो अगर हम एलसीएम लेके फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 33/80 अभी लेफ्ट है, जो कि क्यू और आर को कंप्लीट करना है। और क्यू प्लस आर कितना टाइम, 1 डे वर्क कितना होता है 1/8। तो जो टाइम लगेगा वो होगा टोटल रिमेनिंग वर्क डिवाइडेड बाई वर्क डन बाई क्यू एंड आर इन 1 डे, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 33/80 इंटू 8/1 तो 10, तो 33/10 होगा 3.3 डेज, ठीक है। नेक्स्ट, 2 trains that are 125 meter long and 50 meter long are traveling towards each other at the parallel track.
The speed of the train are 50 km per hour and 60 km per hour. How many seconds will it take for train to cross each other? सबसे पहले देखिए स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकेंड में, और शॉर्ट तरीका होता है कन्वर्ट करने का कि किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 9 18, 2 टाइम्स 25, तो हो गया 125/9 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह दूसरे का स्पीड भी फाइंड आउट करेंगे, 60 × 5/18, 6 3 18, 6 टाइम्स 10, तो 50/3 मीटर पर सेकेंड। अब रिलेटिव स्पीड निकालते हैं, ठीक है। तो दोनों जो ट्रेन है वो एक दूसरे के तरफ आ रही है, ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, दोनों का सम 125/9 प्लस 50/3, एलसीएम 9 होगा, 125 प्लस 150, तो यहां से हो गया 275/9। टोटल डिस्टेंस कितना होगा अगर दोनों को अगर क्रॉस करना है, तो डिस्टेंस होगा जब वो दोनों ट्रेन का जो, जैसे ये ट्रेन यहाँ आ रही है, ये ट्रेन इधर आ रही है, दोनों क्रॉस कब होगा, जब ये जो दूसरी वाली जो ट्रेन है जो वो यहाँ आ जाए, मतलब कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, दोनों का लेंथ, तो दोनों का लेंथ है 125 प्लस 150, 275 मीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, टाइम, टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, so 275 डिवाइडेड बाय 275/9, तो 275 इंटू 9/275, तो आंसर होगा 9 सेकेंड्स, जो कि है ऑप्शन 1। नेक्स्ट, the table shows the sales of different kind of batteries in different year. Which type of battery has the highest average sale? तो इसमें अगर जो 4H वाला जो बैटरी है उसका हम पूरा अगर हम ऐड करेंगे सम, तो यहाँ पे सम आ गया मेरा 567, ठीक है। यहाँ पे सम आएगा मेरा 590, यहाँ पे है 526 और यहाँ पे है 658। एवरेज फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, टोटल डिवाइडेड बाय कितने ईयर है यहाँ पे 5, टोटल डिवाइडेड बाय 5, या फिर डिवाइड करने का जरूरत नहीं है क्योंकि सब में हम सेम 5 से नंबर 5 से ही डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ पे टोटल ज्यादा है उसी का एवरेज भी ज्यादा होगा, तो इस हिसाब से अगर देखें तो 35H इसका आंसर होगा। Question number 18. The data pertaining to the production of motorbikes in India is represented in the graph. What is the contribution of CBG in terms of percentage of the total production in year 2017 and 2018? 2017 और 18 का सेपरेट निकालना है, तो ये जो ऑरेंज कलर है ये CBG बता रहा है। तो पहले मैं 2017 का परसेंटेज निकालती हूँ, तो ये इन तीनों का पहले सम निकालना है, ठीक है। तो इन तीनों का सम होगा 73,615, तो परसेंटेज होगा CBG which is 27,465 divided by total production of all the three CBG, Pulsar and Yamaha into 100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर 37.31%। एक्चुअली ये आएगा 37.308, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये आएगा। उसी तरह 2018 में भी इन तीनों का अगर हम सम करेंगे तो इनका सम आएगा 45,807। तो परसेंटेज निकालने के लिए CBG is 12,873 divided by 45,807 into 100, ये आएगा 28.10%। सो आंसर होगा ऑप्शन 2। Next, question 19. 3 different position of the same dice are given below. Which symbol is on the face opposite to face showing at the rate? तो अगर आप पहला वाला फिगर और तीसरा फिगर देखेंगे तो ये कॉमन है दोनों में। तो एक रूल है, जब भी ये जो भी अगर कोई भी एक नंबर अगर कॉमन होता है तो वहां से हम एंटी क्लॉकवाइज जो हम लिखा है नंबर उसको अगर लिखेंगे तो वही उनके फ्रंट और बैक में होगा। तो अगर हम पहला वाला देखें तो हैश देन एक्सक्लेमेशन साइन देन एट द रेट आएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और थर्ड वाले में आएगा हैश परसेंटेज एंड डॉलर। इसका मतलब कि एक्सक्लेमेशन के ऑपोजिट परसेंटेज है और एट द रेट के ऑपोजिट में डॉलर साइन है, तो आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग वेन डायग्राम
Group A represent those who study physics, Group B represent those who study chemistry, and Group C represent those who study biology. The number given in the diagram represents the members or person of that particular category. How many persons study exactly two subject? तो ये देखिए यहाँ पे जो A और B दोनों पढ़ता है वो 2 है, जो A और C दोनों पढ़ रहा है वो 5 है, जो B एंड C पढ़ रहा है वो 11 है। तो इन तीनों को सम कर लेते हैं, 2 + 5 + 11। तो 2 + 5 7, 7 + 11 होता है 18। तो आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, if a mirror is placed on line AB, then which of the answer figure is correct? तो इसमें आपको क्या ध्यान देना है, मिरर से जो जितना नजदीक है अदर साइड में उतने ही वो डिस्टेंस पे बनेगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ भी हमें उतना ही डिस्टेंस इधर जाना है, और पहले हमारा क्या होगा, ये एम्प्टी वाला पहले आएगा फिर आएगा शेडेड। तो शेडेड वाला इस तरफ है। अब कौन से ऑप्शन में शेडेड वाला दूसरे तरफ है, फर्स्ट और फोर्थ, तो सेकंड और थर्ड तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। फिर इसका डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे तो ये यहाँ पे आएगा, और जो एरो है वो थोड़ा और दूर है, इसका मतलब ये कुछ ऐसा होगा। तो वो फिगर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। Aarti deposited equal sum of money in two different banks, one at compound interest compounded annually, another at simple interest, both at 10% per annum. If after 2 years the difference in the amount comes to 400, what are the amount deposited with each bank? तो पहला वाला कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है अमाउंट निकालने का, वो होता है P × 1 + R/100 होल n। और हम मान लेते हैं कि प्रिंसिपल जो मेरा था x था 1 + 10/100। ठीक है, तो यहाँ से आ गया x इंटू एलसीएम लेंगे तो आएगा 11/10, और 11/10 का स्क्वायर होता है 121/100, मतलब 1.21x। ठीक है, फिर अब हम सिंपल इंटरेस्ट में पहले क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट में पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं जो कि होता है P × R × T/100। तो प्रिंसिपल तो x है, रेट है 10%, टाइम इज 2/100। तो यहाँ से आ गया 0.2x, और अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, मतलब x + 0.2x, तो यहाँ से आएगा 1.2x। अब बोल रहा है दोनों का डिफरेंस है 400, डिफरेंस इन अमाउंट इज 400, मतलब 1.21x - 1.2x इज इक्वल टू 400, और इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 0.01x इक्वल टू 400। 0.01 को हम लिख सकते हैं 1/100 इंटू x। तो हमारा जो x का वैल्यू होगा वो होगा 400 इंटू 100 विच इज 40,000। ठीक है, तो आंसर आएगा ऑप्शन 2। Question 23. A, B, R, D, I, S and T are sitting around a circular table facing away from the circle. ये 7 मेंबर हैं, तो पहले यहाँ पे मैं 7 मार्किंग डाल देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7। A does not sit adjacent to I and T. B does not sit adjacent to A. R sits fourth to the left of A. तो मैं यहाँ पे A को अगर बिठाती हूँ और A का जो फेस है वो सेंटर से दूसरी तरफ है, बाहर की तरफ है, तो जो लेफ्ट डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और R इज फोर्थ टू द लेफ्ट। सो 1 2 3 4 यहाँ पे R है। ठीक है, D and B sit adjacent to each other, फिर दिया है T sits second to the left of I। फिर अभी देखिए पहला दिया है A does not sit adjacent to I and T, मतलब यहाँ पे I और T नहीं होगा। ठीक है, फिर दिया B does not sit adjacent to A, मतलब यहाँ पे B भी नहीं होगा। अब इन तीनों को छोड़ के दिया है T sits second to the left of I। ठीक है, तो अगर हम T को अगर हम यहाँ बिठाते हैं तो लेफ्ट साइड इधर है, नहीं राइट इधर है, T
T sits second to the left of I, मतलब I यहाँ बैठा है, तभी तो I का लेफ्ट इधर में, to left is T यहाँ पे। फिर क्या दिया है, B does not sit adjacent to A, इसका मतलब B का पोजीशन यहाँ पे है, ठीक है। और D and B sit adjacent to each other, यहाँ पे दिया है ना, D and B sit adjacent to each other, तो यहाँ पे हम D को बिठाएंगे और जो बचा हमारा S यहाँ पे होगा। फिर दिया है who sits exactly between T and A, तो between T and A is S, तो आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट, if each of the odd digit in the number this is increased by 1 and each of the even number is decreased by 2, तो पहले हम नंबर को ही लिख लेते हैं 6 4 8 2 4 3 7। ऑड नंबर इंक्रीज बाई 1, तो ऑड नंबर तो लास्ट का 2 डिजिट ही है, तो ये होगा 8, ये 4। इवन नंबर डिक्रीज बाई 2, 4 minus 2 is 2, 2 minus 2 0, 8 minus 2 6, 4 minus 2 is 2, 6 minus 2 is 4। तो ये हो गया मेरा नंबर रेडी। हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर, ये सबको ऐड कर दीजिए। 4 plus 2 6, 6 plus 6 12, 12 plus 2 14, 14 plus 4 18 and 18 plus 8 is 26, तो आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट, the following question is based on the 5 3-digit numbers given below. If 2 is added to the last digit of each number and then the position of the first and the third digits are interchanged, which of the following will be the highest number? तो पहले हम 2 ऐड करते हैं लास्ट डिजिट में, तो क्या बनेगा, ये 513 हो जाएगा 515, 485 होगा 487, 625 होगा 627, 724 होगा 726 और 541 होगा 543। अब सेकंड कंडीशन, एक्सचेंज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट, तो पहला वाला तो एज इट इज रहा, फिर है 784, फिर है 726, 627 एंड 345। तो हमारा जो इसमें हाईएस्ट है वो कौन है, 784, और 784 ओरिजिनली क्या था, 485 था, ठीक है। तो आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। तो देखिए इस वीडियो में मैंने टोटल 25 क्वेश्चंस मैंने किए हैं इसमें, और आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो आप मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपने ढेर सारे फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपका प्यार मिलता रहे तो मैं ऐसी ही वीडियो और भी लेके आऊंगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।